हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है सिंगल फेस हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, पार्ट नंबर 2 है। अब मैं पार्ट नंबर 1 में रजिस्ट्री लोड से रिलेटेड बात किया था, रजिस्ट्री लोड पे हम बात किए थे, परफॉर्मेंस की बात किए थे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है सिंगल फेस हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अगर मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूँ कि जस्ट आपको गुड आइडिया रहे कि सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना। बोर्ड में सर्किट डायग्राम पहले से बना के रख भी सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि आपके सामने ही ड्रॉ करते रहूँ, आप समझे कि एक गुड आइडिया होना चाहिए किसी टॉपिक को अच्छा करने के लिए। ये डीसी सेंटर टेपिंग डीसी सप्लाई होता है, VS/2 VS/2 डिवाइडेड है, ये VS है, ओके, आपको पता है। फिर अगर मैं बोलूँ कि देखो ये स्विचेस है, थारिस्टर या स्विचेस, S1 ले लिया हमने, ये एंटी पैरेलल डायोड है, ये D1, ये स्विच S2 और ये एंटी पैरेलल डायोड D2, ओके, ये और ये स्विच S2, ये प्लस माइनस V0, ये I0 और ये L, ये इसका मतलब केस नंबर 1 में मैं रजिस्ट्री लोड लिया था, केस नंबर 2 में प्योर इंडक्टिव लोड ले रहा हूँ। दिस केस नंबर 2 दैट मीन्स प्योर इंडक्टिव लोड। और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम वाले इस पार्ट पे फोकस करते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना भी हम पढ़ते हैं सबका इंपॉर्टेंस बराबर होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है ये भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास है। अब हमको दिख रहा है कि देखो आपके पास ये प्योर इंडक्टिव लोड है, इसका मतलब इंडक्टर करंट और लोड करंट सेम, इंडक्टर करंट और लोड करंट सेम है बोला, तो हमको गुड एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे होगा। अब हमको ये पता है कि अगर मैं स्विचेस की बात करूँ, S1 अगर आपके पास ऐसे है कि स्विच ऑन मोड की बात कर लेता हूँ मैं कि स्विच जब ऑन होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है कंसेप्ट देख लेते हैं अभी आप, ये स्विच ऑन की बात कर लेता हूँ, जो स्विच लगे हुए हैं। अभी आपको पता है रजिस्ट्री लोड में मैं लिखवाया था कि जो एंटी पैरेलली डायोड होता है, फीडबैक डायोड होता है, देयर इज नो यूज ऑफ फीडबैक डायोड इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड। अब देखो इंडक्टिव लोड लगा हुआ है, स्विच ऑन की बात कर लेता हूँ, ये V0 की बात कर लेता हूँ आउटपुट वोल्टेज, या I0 की बात कर लेता हूँ लोड करंट या इंडक्टर करंट, और पावर की बात कर लेता हूँ कि पावर क्या होगा। तो जो पावर दिख रहा है आउटपुट के अक्रॉस में वो है V0 इंटू I0, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। अगर स्विच S1 ऑन है, स्विच अगर S1 ऑन है तो आपके पास क्या होगा, स्विच अगर S2 ऑन है तब क्या होगा, ये अगर एंटी पैरेलल जो डायोड है D1 वो ऑन है तब क्या होगा। ये इतना बेसिक और जो वर्किंग है ये आपको गुड फॉर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार एंटी पैरेलल जो डायोड होगा उसका भी यूज होने वाला है, जो एंटी पैरेलल डायोड जो लगा होगा उसका भी यूज होगा बोला, ठीक है। और ये आपके पास थोड़ा सा बोर्ड ही ऐसा है तो जस्ट लाइनिंग जो है थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है लाइन, ये मान लेता हूँ कि ऐसा फॉर्म में कर देता हूँ, चलो ठीक है, ज़्यादा गुड है। दिस ठीक है, इसको भी ऐसा कर देता हूँ, लाइन ठीक कर देता हूँ जी। अब देखो P0 ये लिखा, PL लिखा या P0 लिख देता हूँ, आउटपुट पावर। अगर मैं बोलूँ कि देखो जब S1 ऑन होगा तब क्या होगा, जब S2 ऑन होगा तब क्या होगा, तो गुड एक आइडिया रहना चाहिए। अगर मैं आपको समझाऊँ कि देखो S1 जब ऑन है तो फिगर कैसे है, देखो ये VS/2 है, ये इंडक्टिव लोड है, और जब S1 ऑन होगा देखो S1 ऑन, ये S1 ऑन, ये V0 है, ये I0 है, ये VS/2 है, बाकी फिगर नहीं बना रहा हूँ। इतने में अगर मैं KVL लगाऊँ, S1 ऑन हो गया, S1 ऑन हो गया, और ये आपके पास स्विच करंट या थारिस्टर करंट IT1 या IS1, ये हमको दिख रहा है कि इस जगह पे अगर मैं बोलूँ कि देखो ये लोड करंट या इंडक्टर करंट है, ये फिगर A हो गया, ये फिगर A हो गया। अगर मैं S2 ऑन कर रहा हूँ तो देखो फिगर में क्या बना रहा है, एक इंडक्टर, ये स्विच ऑन, S2 ऑन, S2 ऑन। अगर S2 ऑन में अगर आप देखोगे कि करंट क्या क्या, करंट आपको क्लियर रहना चाहिए, ये स्विच 1 का करंट IS1, ये स्विच 2 का करंट IS2, ये एंटी पैरेलली डायोड ID1, ये एंटी पैरेलली डायोड ID2। देखना एक एक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे बोला। ये V0 बहुत ही आराम से फिगर देखते रहो, ये I0, S2 ऑन है, S2 अगर ऑन है तो ये स्विच करंट है या थारिस्टर करंट है, एक फिगर ये ड्रॉ कर लिया अपन। ये यहाँ वोल्टेज है VS/2, ये देखो VS/2 लिखा, ये आपके पास फिगर B हो गया। जब S2 ऑन होगा तब क्या होगा, ये फिगर B, ये फिगर A।
अगर जब D1 ऑन होगा तब क्या होगा, तो ये D1 जब ऑन होगा तो ये आपके पास फिगर है। तो हम चारों केसेस के एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। कब ऑन होगा उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन जब ऑन होगा तब क्या क्या होगा उसकी बात कर ली। V0 है, ये डायोड ऑन है, D1 ऑन है। D1 जब ऑन है तो आपके पास जो करंट है ये ID1 था, ये D1 ऑन, चलो ठीक है, दिस वन। बाकी लोड करंट दैट मीन द इंडक्टर करंट। फिगर सी बोला, ये आपके पास अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है D2 अगर ऑन होगा तो D2 ऑन का भी फिगर बना दो। तो 4 फिगर हम ड्रॉ कर दिए। जब D2 ऑन होगा तो ये करंट फ्लो रहा होगा ID2, ये ID2, ये V0 है, ये लोड करंट, ये इंडक्टर करंट, दिस वन फिगर, ये फिगर डी हो गया। तो आपको ना 4 फिगर बना लिए, वर्किंग की बात नहीं कर रहे, जस्ट 4 फिगर बना लिए। इस फिगर में अगर मैं KVL लगा रहा हूँ तो -Vs/2 प्लस V0, तो V0 का आंसर कितना है, Vs/2 है। V0 इक्वल टू Vs/2 इस फिगर में। इस फिगर में KVL लगाओगे तो देखो -Vs/2 माइनस V0, तो V0 की वैल्यू -Vs/2 आ रहा है इस वाली फिगर में। ये फिगर सी में क्या आ रहा है, KVL लगा रहा हूँ -Vs/2 और ये V0, तो V0 की वैल्यू Vs/2 आ रहा है, ये Vs/2। और फिगर डी की बात अगर मैं करूँ तो KVL लगाऊंगा तो V0 की वैल्यू -Vs/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर के स्विचेस है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर S1 या D1 में से कोई भी ऑन है, इसमें से कोई भी अगर ऑन है तो V0 की वैल्यू Vs/2, और S2 और D2 में से कोई भी अगर ऑन है तो V0 की वैल्यू -Vs/2 ऐसे ही था हमारे पास। फिर पूरा डिस्कशन भी होगा। इसका मतलब है कि V0 के फिगर को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, V0 के फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो आपके पास ये T/2 से लेकर T, मैं पूरा चीज लिखूंगा, ठीक है। ये T बनाया, ये V0 की वैल्यू, ये Vs/2 और ये -Vs/2, ठीक है। कैसे आता हूँ देखना, बस पॉइंट पे देखना। मैं बोला कि देखो आउटपुट वोल्टेज जब भी S1 अगर आपके पास ऑन होगा तो S1 V0 की जो वैल्यू होगा, V0 की वैल्यू Vs/2 है, तो V0 की वैल्यू देखो Vs/2 है, इसका ग्रेटर देन 0। S2 जब भी ऑन होगा नीचे वाला तो -Vs/2 होगा, मतलब V0 लेस देन बाई 2। D1 जब भी ऑन होगा Vs/2 होगा, और D2 ऑन होगा तो -Vs/2 होगा, ये हमारे पास है। तो जब भी S1 या D1 ऑन होगा Vs/2, जब भी S2 और D2 ऑन होगा -Vs/2। अब ये 4 फिगर है, 4 फिगर में ड्रॉ भी कर दिया, मतलब 4 फिगर में ड्रॉ भी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो V0 इक्वल टू Vs/2 है। अगर आप देख रहे हो कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वही इंडक्टर वोल्टेज है, तो LdIL/dt हो गया या LdI0/dt हो गया। और जब आपके पास इंडक्टर वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसका मतलब ऑल फिगर्स, वर्किंग ऑफ ऑल फिगर्स इज बेस्ड ऑन द linear charging and discharging of inductor, because inductor voltage is constant voltage either Vs/2 or -Vs/2, because output voltage is the inductor voltage। अब देखो LdI/dt है, तो अगर आउटपुट वोल्टेज अगर कांस्टेंट है, अगर आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। इसका मतलब है लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पे बेस्ड है, दिस वन लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पे बेस्ड बोला मैं। देखो ध्यान से लिखो, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि देखो V0 की वैल्यू -Vs/2 और देखो करंट आपके पास ऐसा दिख रहा है I0 की वैल्यू, तो LdI/dt जो होगा ये LdI0/dt होगा। और अगर इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव है, इफ इंडक्टर वोल्टेज इज पॉजिटिव दैट मीन द लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर वोल्टेज इज नेगेटिव, इंडक्टर वोल्टेज इज नेगेटिव, तो इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव है क्योंकि V0 -Vs/2 है, तो इसका मतलब है ये हो गया लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, दिस वन। तो जब नीचे वाला जब भी ऑन है आपके पास लीनियर डिस्चार्जिंग, जब D1 ऑन है तो देखो V0 की वैल्यू Vs/2। इसका मतलब है कि जब भी ये ऊपर वाले S1 और D1 जब भी ऑन है, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है। जब भी आपके पास S2 और D2 ऑन है लीनियर, तो ये भी आपके पास लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में बेस्ड था, ठीक है। ये V0 के लिए -Vs/2 है, तो ये आपके पास लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में बेस्ड, लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ऐसा करके। तो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा, मैं फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप नेटवर्क में से पढ़े हो, आपको पता है लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, सब कुछ आपको पता है यार, आपको पता है लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, सब कुछ पता है बोला। तो हमको ये पता चल गया कि जब जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज होगा
लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर होगा, जब जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर होगा, ठीक है, ओके। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास जब जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि Vs/2 है तो LdI नॉट बाई dt करोगे तो I नॉट की जो वैल्यू होगा, क्योंकि लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर जैसे आपको दिख रहा होगा, तब होता है कि आपके पास कि देखो V0 की वैल्यू आपके पास -Vs/2 है, तो अभी हमको देखना होगा कि हम चीज़ों को कैसे देख पाएंगे, ठीक है। 4 केसेस में डिवाइड हो गए। अब बेसिक कंसेप्ट की बात करें कि इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, बाद में आता हूँ इस टेबल पे। इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ देखना, आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू होता है LdIL/dt, और अगर मैं फेजर फॉर्म में बात करूं तो VL/j इक्वल टू होता है jωL/IL/j। इसका मतलब है कि अगर मैं एंगल वाइज बात करूं तो इंडक्टर का वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है, तो 90 ये आ गया प्लस एंगल ऑफ IL/j। इसका मतलब है कि इंडक्टर वोल्टेज इंडक्टर के करंट से 90 डिग्री से लीड करता है। इंडक्टर का वोल्टेज अगर इंडक्टर वोल्टेज अगर ये है VL/j, तो इंडक्टर करंट नीचे आएगा आपके पास, ये IL/j। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अगर इंडक्टर करंट रेफरेंस है, अगर इंडक्टर करंट रेफरेंस में है तो इंडक्टर वोल्टेज देखो ऐसा होगा, ये बात मैं आपको नेटवर्क में पढ़ा चुका हूँ। इंडक्टर करंट है IL/j, ये इंडक्टर वोल्टेज है देखो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इसका मतलब इंडक्टर वोल्टेज, ये भी दोनों फिगर सेम है, इंडक्टर वोल्टेज इंडक्टर करंट से 90 डिग्री से लीड करता है, 90 डिग्री से। अगर इसको मैं रेडियन में लिखूँ, रेडियन में ध्यान देना, रेडियन में लिखो तो ओमेगा टी इक्वल टू जो होगा वो π/2 होगा। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होता है, 2π/t। तो टाइम की बात कर लेते तो π/2 हो गया, पाई कैंसिल आउट हो गया, टाइम की वैल्यू कितना आ गया पता है, t/4 हो गया। इसका मतलब जो 90 से लीड करता है वो टाइम वाइज t/4 होता है। इसलिए आप बहुत बार ऐसा लिख देते हो कि अगर आपको कभी भी यूज करना है तो आप 90 डिग्री को टाइम में अगर यूज करना चाहते हो तो टाइम का मतलब होता है t/4। अगर आप 180 डिग्री को टाइम वाइज बात करना चाहते हो तो रेडियन है, तो होता है डिग्री, मतलब डिग्री, तो t/2 होता है। अगर 270 की बात करें तो टाइम जो होगा 3t/4 होगा, और जब आप 360 की बात करते हो तो टाइम जो होता है वो t होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है ये, ओके। हमको पता चल गया कि इंडक्टर वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है। इसका मतलब है कि इंडक्टर जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री से लीड करता है तो इंडक्टर करंट 90 डिग्री से लैग करेगा। तो टाइम वाइज कितना लैग कर रहा है, t/4 से लैग करता है। जो 90 डिग्री से लैग करना होता है इंडक्टर करंट का, वो टाइम वाइज कितने से लैग करता है, t/4 से लैग करता है, ओके। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो t/4 था यहाँ पे, ये t/4 लिखा, देखते रहना बस, और ये 3t/4 लिखा। मैं बोल रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब हम बात डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस वाली चीज़, किसको हटा देता हूँ, इंडक्टर वोल्टेज इंडक्टर करंट की फिगर हटा दिया। तो नेटवर्क में आपको बता चुका था जब मैं फेजर पढ़ा था कि इंडक्टर वोल्टेज और इंडक्टर करंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बीच का डिफरेंस होता है। तो इंडक्टर जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री से लीड करता है, इंडक्टर करंट जो होता है 90 डिग्री से लैग करता है। और जो 90 डिग्री से लीड या लैग करता है उसका मतलब होता है t/4 से लीड या लैग करना, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में को आउटपुट करंट का फिगर ड्रॉ करना है, आउटपुट करंट का फिगर मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये टाइम लिख दिया, ये नीचे ड्रॉप कर लेता हूं t/2 को, ये नीचे ड्रॉप कर लेता t/4, ये 3t/4, ये और ये आपके पास t। इवन ये 5t/4 भी ले लेता हूं, ये 5t/4, ये 5t/4 है, बोला सब t/4 था। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को पता है कि इंडक्टर जो करंट होगा वो लैग करेगा 90 से, मतलब टाइम बाय t/4, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये t/4 से देखो लैग कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट, ये इसका मतलब है कि बैक साइड में जो इसको डॉटेड लाइन बना लो जी, ये बनाया मैं, लीनियर चार्जिंग हो रहा है। फिर मैं 3t/4 की बात कर रहा हूँ, ये देखो ऐसा बनाना चालू किया। ये जो है आपके पास ये इंडक्टर करंट या लोड करंट का फिगर है। मैं बात करता हूँ, चलो यहाँ से यहाँ तक t/4 से ये इनिशिएट किया, सपोज करो, क्योंकि t/4 से लैग कर रहा था तो ये स्टार्ट किया, इसलिए नीचे डॉटेड बना दिया यहाँ से। जब मैं S1 को ऑन कर रहा था, S1 को ऑन करने का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज का Vs/2 होना। ये S1 को ऑन किया तो आउटपुट वोल्टेज Vs/2 था, और ये देखो लीनियरली चार्ज हो रहा है, तो इंडक्टर करंट का इंक्रीज होना, इसका मतलब चार्ज होना, और ऐसे स्ट्रेट रैंप सिग्नल बन गया।
तो इंडक्टर वोल्टेज जब स्टेप सिग्नल होता है तो इंडक्टर करंट रैंप सिग्नल होता है, क्योंकि आपका इंडक्टर करंट इंडिकेशन होता है। जब एक स्टेप सिग्नल को इंडिकेट करेंगे तो रैंप सिग्नल बन जाएगा, रैंप सिग्नल लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हो गया, ठीक है। अब ये S1 हो गया लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि देखो V0 की वैल्यू -Vs/2 है, तो V0 की वैल्यू -Vs/2 है और करंट भी पॉजिटिव है, तो करंट भी पॉजिटिव और V0 की वैल्यू Vs/2 जगह पे देखोगे, इस जगह पे क्या दिख रहा है, करंट भी पॉजिटिव लीनियर चार्जिंग है और वोल्टेज पॉजिटिव है। यहाँ पे T/2 से लेकर 3T/4 पे वोल्टेज नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव नीचे वाले में आता है, वोल्टेज नेगेटिव नीचे वाले में आता है S2 या D2 में। बट आपको ये देखना होगा कि S2 या D2 की बात करूँ, S2 या D2 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से अगर देखोगे कि जब D2 ऑन होता है तो इंडक्टर करंट जो होता है वो D2 के बराबर होता है, तो डायोड करंट ही इंडक्टर करंट है, तो इंडक्टर करंट पॉजिटिव है। यहाँ पे इंडक्टर करंट जो है वो अपोजिट ऑफ डायोड करंट है। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जब S1 ऑन था, तो लोड करंट ही स्विच करंट था IS1, यस, ये देखो फिगर में। जब S2 ऑन था तो लोड करंट अपोजिट ऑफ सोर्स करंट था, ओके। जब D1 ऑन है तो लोड करंट अपोजिट ऑफ डायोड करंट है। जब D2 ऑन है तो लोड करंट ही डायोड करंट है, तो I0 इक्वल टू ID2। तो ऐसा करके हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बात करना कि जब D2 ऑन है और जब S1 ऑन है तब I0 की वैल्यू डिवाइस करंट के बराबर है, और जब ये दोनों ऑन है, चाहे D1 ऑन हो चाहे फिर S2 ऑन हो, हमारे पास यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो अपोजिट ऑफ डिवाइस करंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमको समझना पड़ता है कि देखो अगर मैं इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ देखना एकदम, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि देखो आपके पास लोड करंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है, और जो S1 ऑन है V0 की वैल्यू Vs/2 है, T/4 से लैग कर रहा है लोड करंट या इंडक्टर करंट, तो ये आपके पास हो गया S1 ऑन है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है बट करंट पॉजिटिव है, आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव तो और करंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस वाले में अगर मैं बोलूँ कि कौन ऑन होगा, D2 ऑन होगा। क्यों D2 ऑन है, क्योंकि लोड करंट ही डायोड करंट है और ये डिक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये लीनियरली डिस्चार्ज होगा जब D2 ऑन रहेगा, तो यहाँ पे D2 ऑन है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो आउटपुट वोल्टेज का नेगेटिव होना S2 और करंट का नेगेटिव होना, दैट मीन्स अगेन ये वाला पार्ट, इसका मतलब है कि देखो ये लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि S2 ऑन है, तो जब D2 और S2 ऑन होगा लीनियरली डिस्चार्ज होगा ये पूरे में। बट D2 के केस में डायोड करंट इक्वल टू लोड करंट, इसलिए डायोड करंट और लोड करंट की वैल्यू सेम, तो पॉजिटिव है। इस केस में भी लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है बट लोड करंट इज नेगेटिव ऑफ स्विच करंट, से देखो नेगेटिव बन गया। फिर T से लेके 5T/4 तक क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव तो S1 और D1, और यहाँ पे करंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया, D1 हो गया। ये D1 में क्या था कि आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव था और करंट नेगेटिव था, बट ये लीनियरली चार्ज है, करंट नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता। तो अभी हम नेटवर्क में इतना पढ़ाया हूँ, करंट का इंक्रीजिंग होना, करंट इंक्रीज तब होता है जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है, और जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होता है मतलब इंडक्टर वोल्टेज। तो मैं आपको नेटवर्क में पढ़ा चुका हूँ कि व्हेनेवर इंडक्टर वोल्टेज इज पॉजिटिव दैट मीन्स द इंडक्टर जो होगा चार्ज होगा। अगर इंडक्टर वोल्टेज कांस्टेंट पॉजिटिव वोल्टेज है तो इंडक्टर लीनियरली चार्ज होगा, इसलिए इतने देर में इंडक्टर लीनियरली चार्ज होगा, इतने देर में इंडक्टर लीनियरली डिस्चार्ज होगा। ये देखो, इसलिए इन दोनों रीजन में पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, फिर से चार्ज होना चालू हुआ दिस वन। तो पूरा S1 फिर D2 S2 D1, तो T से लेके 5T/4 में अगर मैं बोलूं कि क्या हो रहा है, तो T से लेके 5T/4 में वही होगा जो 0 से लेके T/4 में होगा। इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये D1 था, ये D1 था बोला। अब इंटरेस्टिंग बात जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, एंटी पैरेलल डायोड भी लिखा है, इस फिगर की भी बात करूंगा। डॉटेड लाइन आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, सब लोग ऐसा डॉटेड लाइन नहीं बनाते, वो भी बता देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो जब S1 ऑन है तो देखो इंडक्टर करंट जो होगा पॉजिटिव होगा, तो I0 की वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो V0 भी ग्रेटर देन 0, I0 भी ग्रेटर देन 0, तो पावर तो पॉजिटिव आ गया। अगर मैं बोलूँ कि V0 इंटू I0 है और करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो एब्जॉर्ब पावर क्या आएगा, तो दोनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब पावर तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव एब्जॉर्ब पावर। जब S2 ऑन है तब करंट की वैल्यू क्या है, जब S2 ऑन है तो देखो करंट की वैल्यू नेगेटिव है, लीनियरली डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन करंट इज नेगेटिव। जब करंट की वैल्यू नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो I0 की वैल्यू लेस देन 0। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों ही नेगेटिव है, आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव और आउटपुट करंट भी नेगेटिव, तो ये पावर जो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस है उस लोड में, तो दोनों जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये एब्जॉर्ब पावर अभी भी होगा। मतलब S1 और S2 के ऑन होने से पावर एब्जॉर्ब लिख रहा है। D1 ऑन होने समय, D1 जब ऑन है ये, तो आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव बट करंट इज नेगेटिव, तो I0 की वैल्यू नेगेटिव होगा
अब आई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो देखो आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, आउटपुट करंट इज नेगेटिव, तो एब्जॉर्ब पावर नेगेटिव होगा। और जब आप एब्जॉर्ब पावर नेगेटिव बोलते हैं तो इसको पावर डिलीवर्ड बोलते हैं अपन, कि पावर डिलीवर्ड होने वाला है इस जगह पे जब D1 ऑन होगा। D2 जब ऑन होगा तब क्या होगा, जब D2 ऑन होगा तो देखो आपके पास आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव, आउटपुट करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आउटपुट करंट की वैल्यू पॉजिटिव, तो आउटपुट करंट की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना हो गया, अगेन पावर जो एब्जॉर्ब था वो नेगेटिव आ गया। पावर एब्जॉर्ब को, पावर नेगेटिव एब्जॉर्ब पावर को क्या बोलते हैं, डिलीवर। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि जब जब मेन स्विच ऑन होगा हमारा जो पावर होगा वो एब्जॉर्ब होगा, जब जब एंटी पैरेलल डायोड जब भी ऑन होगा तो पावर जो होगा वो डिलीवर्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुड कंसेप्ट ये है कि जब भी मेन स्विच ऑन होगा एस, जब भी मेन स्विच ऑन होगा जो पावर का फ्लो होगा वो सोर्स टू लोड होगा, पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा, जो पावर जो फ्लो होने वाला है द पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेनेवर मेन स्विच इज ऑन। जब भी आपके पास डायोड ऑन होगा पावर का फ्लो लोड टू सोर्स होगा, क्योंकि देखो पावर डिलीवर लिखा है, लोड टू सोर्स होने वाला है ये फिगर। इसका मतलब जब भी आपके पास एस ऑन है, जब भी मेन स्विच ऑन है, आउटपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट करंट भी पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। और अगर आपके पास आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है तो आउटपुट करंट भी नेगेटिव होना जरूरी है। इसका मतलब है व्हेनेवर स्विच मेन स्विच इज ऑन आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव, इफ आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव दैट मीन्स आउटपुट करंट विल बी पॉजिटिव, इफ आउटपुट वोल्टेज इज नेगेटिव दैट मीन्स आउटपुट करंट विल बी नेगेटिव। जब मेन स्विच ऑन है, जब डायोड ऑन है, जब डायोड ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो करंट का नेगेटिव होना होगा, और अगर आउटपुट वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो आउटपुट करंट का पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आना चाहिए तो डिलीवर होना चाहिए। पावर का फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स है, पावर का फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड है, ये बेसिक कंसेप्ट S1 और डायोड के बीच में। इसका मतलब है कि जब मेन स्विच जब ऑन होता है तो पावर एब्जॉर्ब होता है, इंडक्टर लोड के समान बिहेव करता है, और जो सप्लाई है यहाँ से पावर आता है और यहाँ पे आपका इंडक्टर स्टोर कर लेता है। लेकिन जब भी डायोड ऑन होता है तो जो पावर स्टोर करता है वो पावर रिलीज करने के लिए जो पाथ होना चाहिए, एक फीडबैक पाथ चाहिए था, क्योंकि जो पावर स्टोर किया उसको रिलीज भी करना है। तो ये जो डायोड है एंटी पैरेलल डायोड, ये पावर रिलीज करने के लिए एक रिटर्न पाथ है। तो एंटी पैरेलल डायोड क्या करता है कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, इसलिए एंटी पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्विच का करंट और डायोड का करंट अपोजिट है। क्योंकि जिस तरीके से स्विच के थ्रू ये स्विच से जो करंट आ रहा है या मेन थारिस्टर करंट आ रहा है, तो जैसे इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा उसकी अपोजिट एनर्जी रिलीज करेगा, तब ये सोर्स बनेगा, वो लोड बनेगा। तो ये देखो इंडक्टर जब एनर्जी रिलीज करेगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा स्विच करंट से, इसलिए स्विच करंट और एंटी पैरेलल डायोड करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। क्योंकि आपको एक रिटर्न पाथ चाहिए, जो एनर्जी स्टोर किया था थ्रू मेन स्विच, आपको एक रिटर्न पाथ चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो मेन स्विच का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। एंटी पैरेलल डायोड का काम क्या है, एनर्जी को रिलीज करना। रजिस्टर में एंटी पैरेलल डायोड क्यों नहीं था, क्योंकि रजिस्टर एनर्जी स्टोर ही नहीं कर सकता, तो रिलीज किसको करेंगे आप। तो देयर इज नो यूज ऑफ एंटी पैरेलल डायोड इन केस ऑफ रजिस्ट्री लोड, ये हम बोलते थे। ओके चलो ठीक है। अब ये कंसेप्ट है बोला कि पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड है, पावर फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स है जब डायोड ऑन है। तो डायोड एक एंटी पैरेलल डायोड है जो कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। फीडबैक डायोड बोलते हैं, फीडबैक डायोड। वाई फीडबैक डायोड, क्योंकि बैक कर रहा, फीड कर रहा आपके पास बैक साइड से, मतलब अपोजिट साइड से जो पावर स्टोर हुआ था उसको रिलीज करने का काम कर रहा। ठीक है, तो ये जो आपके पास हम लिखते हैं डिवाइस का, तो ऑर्डर अगर मैं बोलता हूं तो देखो D1 है, S1 है, D2 है, S2 है और ये D1, दिस द ऑर्डर, ये पाथ का ऑर्डर है। बट कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये तो D1 तो अभी तो हुआ नहीं था, T/4 के बाद ही स्टार्ट होगा, तो एक्चुअल फिगर ये है। बट हम क्या करते हैं, हम ना स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते हैं। कभी भी एक ऐसा वेवफॉर्म जो फिक्स हो तो हम बनाते हैं स्टडी स्टेट वेवफॉर्म, SSW। एक स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते हैं, इसका मतलब है कि मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा। पहली बार जब वक्त हुआ तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, S1 इज ऑन, फिर उसके चलते 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 पूरा चलते रहा। तो स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बोलने का मतलब है कि मैं ऐसी जगह से बनाऊंगा जहाँ वेवफॉर्म पीरियोडिक हो। तो जब मैं स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बोलता हूँ तो इसको मिला देते हैं। इसका मतलब ये वर्क करते समय स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बनाया तो ये वही वाला पाथ है जहां पे ये D1 वाला पाथ था। तो ये देखो D1 वाला पाथ, ये इस जहां पे कि आउटपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव और आउटपुट करंट की जो वैल्यू है ये लीनियरली चार्ज करेगा, बट ये आउटपुट करंट होगा नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे था। तो अब मैं इसको ना पूरा बोल्ड लाइन से बना दिया। तो मेरे को क्या करना चाहिए, नोट्स बनाते समय इसको स्टडी स्टेट वेवफॉर्म लिखना चाहिए तब, अदरवाइज तो डॉटेड लाइन से था। तो ये जो वर्किंग है, बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही गुड है।
जो वर्किंग और जो बेसिक कंसेप्ट है बहुत ही गुड है, बोला कि कैसे कैसे आप एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, कैसे कैसे समझ रहे हो। तो मेरे लिए जरूरी है कि जब भी मेन स्विच ऑन होगा, पावर का फ्लो सोर्स टू लोड होगा और इंडक्टर का बिहेवियर ऐसे लोड होगा, इंडक्टर लोड के समान बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंटी पैरेलली डायोड ऑन है तो पावर का जो फ्लो होगा लोड टू सोर्स होगा। जो लोड है वो देखो पावर का फ्लो यहाँ से यहाँ होता है, तो लोड ना सोर्स के समान बिहेव करता है और सोर्स लोड के समान बिहेव करता है। इसको आप सोर्स लिख सकते हो, इसको आप लोड लिख सकते हो, क्योंकि अब ना जो इंडक्टर है वो खुद सोर्स बन गया एनर्जी रिलीज करते समय। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। आप में से ट्रांजिएंट पढ़े बोला तो आपको गुड आइडिया ट्रांजिएंट का, यूट्यूब में भी इतना प्रोवाइड करता हूँ कि इंडक्टर वोल्टेज इंक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव, इंडक्टर वोल्टेज डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव। चाहे डिक्रीजिंग ये हो चाहे ये हो, चाहे इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग होकर पॉजिटिव है, चाहे इंडक्टर करंट डिक्रीजिंग होकर नेगेटिव है, बट इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव। तो इंडक्टर करंट का पॉजिटिव होना, इंडक्टर करंट का पॉजिटिव होना मतलब इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर करंट का इंक्रीजिंग होना मतलब इंडक्टर वोल्टेज का पॉजिटिव होना। ये था वर्किंग, ये था ऑर्डरिंग, ये स्टेडी स्टेट में ऑर्डरिंग है। तो जब भी कोई ऑर्डरिंग की बोलता है तो बाय डिफॉल्ट सब स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म की बात करते हैं, तो D1 S1 D2 S2 ये आपके पास बात है। अदरवाइज तो सबसे पहले मेन स्विच से ऑन होगा तभी तो रिलीज करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडक्टर जैसे आप लगाए रिलीज करना चालू कर दिए। तो वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है S1 से, S1 D2 S2 D1। अब ऐसा अगर आप पीरियोडिकली चलते जा रहे हो तो स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म जब बनाओगे तो फिर ये वेवफॉर्म बना लेंगे हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि नहीं चलो आप यहाँ से बनाना चालू करो, पहले टाइम पीरियड को जाने दो, यहाँ से बनाना चालू करो, देखो D1 दिखना चालू होगा, तो ये वाला वेवफॉर्म यहाँ से बनाओगे तो ये दिखेगा। इसलिए स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म बनाते समय इनिशियल वाले पार्ट को ले लेते। ठीक है, गुड है, ओके। अब ये टेबल का वर्किंग है, टेबल पूरा मैं बना दिया कि पावर का फ्लो क्या होगा। यह हमें बता दिया कि लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर का क्या मतलब होता है, लीनियर डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर का क्या मतलब होता है। गुड कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 फिगर जो मैं बनाया ये आपको गुड फॉर्म में पता चल गया। ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो कई बार तो इसमें सिंपल वर्किंग पे बेस बात हो जाती है कि कौन कब ऑन होगा, कौन कब ऑन होगा, सिर्फ इतनी ही वर्किंग पे बात हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है कि एक गुड आइडिया होना चाहिए। जब जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा मतलब इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, तो इंडक्टर जो करंट होगा वो लीनियरली चार्ज होगा, दैट मीन द आउटपुट करंट लीनियरली चार्ज होगा। जब जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा दैट मीन इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव होगा, तो आउटपुट जो करंट होगा डिस्चार्ज करेगा। यही पूरा का पूरा वर्किंग था अपना, यही पूरा का पूरा वर्किंग था बोला। ओके, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं किसी को बोलूँ कि चलो T/4 से लेकर T तक था, जब मॉड 1 की बात करता हूँ, इज द मॉड 1 बोल देता हूँ, T/4 से पहली बार वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, T/4 से लेके T/2 की बात करता हूँ और V0 की वैल्यू Vs/2। ऐसी बात कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ। जब V0 Vs/2 था, V0 मतलब इंडक्टर वोल्टेज, तो L di0/dt इज इक्वल टू Vs/2। तो di0/dt की वैल्यू कितना हो गया, तो di0/dt की वैल्यू हो गया Vs/2f/2L। ये अगर मैं बोलूँ कि di0 की बात कितना होगा, तो di0 की बात होगा Vs/2L और ये dt। तो अगर मैं इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ कि देखो ये स्टार्ट होके T/4 से स्टार्ट होके 0 से I मैक्सिमम तक गया था, I मैक्सिमम तक गया था, ये di0 की वैल्यू ये, और यहाँ पे आपके पास कितना होगा Vs/2L, और ये T/2 से स्टार्ट हुआ था, T/4 से स्टार्ट हुआ था सॉरी, और ये T तक गया था dt। तो ये तो हो गया आपके पास di0 की dt की वैल्यू। अगर मैं इंडिकेशन की लिमिट नहीं भी रख रहा हूँ, 0 से I मैक्सिमम या सिंपली I रख दे रहा हूँ, तो अगर मैं लिमिट ना पुट करूँ और सिर्फ I0 लिखूँ, I0 लिख देता हूँ टाइम वाइज, चलो I0 t, मैं इंडिकेशन का लिमिट नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ I0 t, तो कितना आ गया Vs/2L। इंडिकेशन की वैल्यू कितना हो गया T - T/4 ये। तो Vs/2L T - T/4 ये आपके पास हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हमको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है T/4 से लोअर लिमिट और T से स्टार्ट हुआ। ये ध्यान देना, आपके लिए एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। कैसे मैं स्टार्ट किया, मैं बोला T/4 से इस वाले को इंडिकेट करो, आप T/4 से T तक इंडिकेट करो, ये जो रैम सिग्नल है स्ट्रेट लाइन है इसको इंडिकेट करो T/4 से लेकर T तक। अपर लिमिट T/2 मत पुट करना, पर T/4 लोअर लिमिट जहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा सकता है इसके बीच में किसी भी जगह तक हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके पास था V0 की वैल्यू Vs/2 तक, इसको सॉल्व कर लिए। अब मेरे पास ये जो रिजल्ट आया ये आंसर आया, क्या आंसर आया Vs/2L T - T/4, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर इसमें मैं पूछ दूं कि बताओ इसमें T/4 कितना होगा, T/4 पे कितना होगा, T की जगह T/4 पे कितना होगा, तो देखो आउटपुट करंट की वैल्यू 0 एम्पियर आ जाएगा। सही तो है ये देखो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को T/2 पुट करना है जहाँ पे मैं देख सकूँ कि मैक्सिमम I मैक्सिमम करंट कितना होगा, I मैक्सिमम करंट कितना होगा ये मैं देख सकूँ, तो अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो T/2 - T/4 होता है, तो Vs/2L इंटू T/4 कितना आंसर आ गया Vs/4 8 FL आ गया।
इसका मतलब जो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट है Vs/8FL है। ये देखो ध्यान से, ये जो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर का, इसमें क्वेश्चन फ्रेम होता है बोला, ये जो पीक वैल्यू है इंडक्टर करंट की है Vs/8FL है, Vs/8FL ये पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट या लोड करंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि देखो आपके पास ये जितना मैक्सिमम जा रहा है उतना ही यहाँ पे जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा पता है, -Vs/8FL। ये -Vs/8FL होगा। ये मॉड 1 था, इसको बोलते हैं लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर लीनियरली चार्ज हो रहा है, मैं इंटरसेप्ट भी बना दिया, बोला, और जस्ट इस इक्वेशन को लिखा कि देखो कितना होगा। तो इस इक्वेशन में अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं इस वाली इक्वेशन में, t = 0 पे कितना होगा, देखो ये t/4 से स्टार्ट हुआ, अगर मैं t 0 पुट कर दूं, ये t/4 पुट किया, t/2 पुट किया, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं 0 पुट कर दूं कि बताओ इस इक्वेशन में t = 0, कितना आंसर आ जाएगा, -Vs/8FL आ जाएगा। तो जो इंटरसेप्ट है वो -Vs/8FL है, नीचे वाला लाइन जिस जगह पे कट कर रहा है ये -Vs/8FL है, दिस वन। तो पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट या लोड करंट इज Vs/8FL, और जो मिनिमम वैल्यू है -Vs/8FL। तो अगर मेरे को कोई बोले कि पीक टू पीक रिपल करंट कितना होता है, अगर कोई मेरे से बोले कि पीक टू पीक रिपल करंट कितना होता है, डेल्टा I नॉट, पीक टू पीक रिपल करंट कितना होगा, तो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट या पीक टू पीक रिपल आउटपुट करंट, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम करोगे तो Vs/4FL आ जाएगा, Vs/4FL। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, Vs/4FL। एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर में पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव लोड Vs/4FL होता है। ये जब हम चॉपर में पढ़ाता था तब भी आपको याद होगा, स्टेट ब्रांच चॉपर में जब मैं पढ़ाता था तब भी Vs/4FL का रिजल्ट था, अगर आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आप केयर किए होंगे तो आपको पता होगा कि Vs/4FL कैसे आता था, वहां पे भी इंडक्टर की बात करते थे अपन, ठीक है। चलो ये पीक टू पीक रिपल करंट हो गया, मैं सॉल्व भी किया। मॉड 1 में मैं बोला कि देखो इंडक्टर करंट लीनियरली चार्ज होगा बिकॉज इंडक्टर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव, इंडक्टर करंट देखो आपके पास ऐसा जा रहा है, ओके गुड है। अब ऐसे अगर मैं बात ध्यान से अगर करूँ, डिफरेंट मोड की बात कर दिया हूँ, मेरे को पता है कि जब मैं D2 को ऑन करूंगा तो V0 - Vs/2 हो जाएगा, फिर LdI/dt करोगे तो करंट आपके पास जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो करंट देखो आपके पास डिक्रीजिंग वैल्यू होने वाला है, ये करंट की वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू होने वाला है, और मेरे को पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, t/2 से लेकर पर्टिकुलर t तक स्टार्ट होगा। तो हमको गुड फॉर्म में हमेशा पता रहना चाहिए कि लीनियरली डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है, लीनियरली चार्ज का क्या मतलब होता है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं अगर किसी को मेरे को बोले कि आप क्या करो 0 से लेकर t/2 तक में क्या हो रहा है, तो कोई अगर मेरे से बोले कि ये I मिनिमम या I मैक्सिमम है, तो अगर कोई मेरे से बोले कि टाइम 0 से लेकर t/2 में अगर आपको पीक टू पीक रिपल करंट निकालना है तो बताओ इंडक्टर करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा कि देखो इंडक्टर वोल्टेज जो है 0 से t/2 में पूरा Vs/2 है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इस पूरे ड्यूरेशन में Vs/2 है। स्टडी स्टेट वोल्टेज, स्टडी स्टेट फिगर की बात चल रही है, आउटपुट वोल्टेज Vs/2 है ड्यूरिंग 0 से t/2, तो आउटपुट वोल्टेज मतलब इंडक्टर वोल्टेज, LdI0/dt, करंट मतलब इंडक्टर करंट, ये Vs/2 है। तो अगर मैं बोल दूं कि ठीक है, अगर आप करंट को क्या करो I मिनिमम से I मैक्सिमम लिख लो, आप पूरा रेंज लिख लेता हूँ, पीक टू पीक रिपल करंट निकालना है di0, और यहाँ पे आ गया Vs/2L, Vs/2L आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, dt में 0 से लेकर t/2 तक जा रहा है, 0 से लेकर t/2 तक जा रहा है। तो I मैक्सिमम टू I मिनिमम की वैल्यू कितना होगा, यही बता रहा हूँ, I मैक्सिमम टू I मिनिमम की वैल्यू कितना, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम कितना होगा, तो ये हो गया I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया Vs/2L इंटू इंटीग्रेशन का लिमिट कितना t/2, तो ये आ गया Vs/4FL। ये पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट Vs/4FL होता है, कोई भी तरीका हो सकता है आपने बताने का, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट Vs/4FL होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोला, आउटपुट करंट का रिपल वैल्यू, पीक टू पीक रिपल वैल्यू या इंडक्टर करंट, क्योंकि इंडक्टर करंट ही आउटपुट करंट है। तो ये बेसिक रिजल्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। देखो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बन गया, तो अगर मैं बोलूं कि देखो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बना आपके पास, अगर मैं स्टडी स्टेट पे एक इंडक्टर करंट का वेवफॉर्म बना रहा हूँ, यहाँ पे बाकी चीजें आपके पास लिखी हुई है देख सकते हो। एक और चीज ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस फिगर में हर एक डिवाइस का जो कंडक्शन जो टाइम है वो t/4 है, तो कंडक्शन टाइम ऑफ एवरी डिवाइस इज इक्वल टू t/4, 3 स्टार कंडक्शन टाइम ऑफ एवरी डिवाइस इज t/4। देखो D1 0 से लेकर t/4 में ऑन है, S1 t/4 से t/2 तक में ऑन है, तो t/4 हो गया, t/2 से लेकर 3t/4 में D2 ऑन है, मतलब चारों मिल के पूरा 360 कवर करेंगे, D1 S1 D2 S2, तो चारों को मिला दिया जाए तो सब 90-90 पार्ट रख लिए, हर एक डिवाइस 90 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, हर एक डिवाइस π/2 रेडियन के लिए कंडक्ट कर रहा है, हर एक डिवाइस t/4 टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है की बात है। जब मैं बोलता हूं टाइम t/4 है, इसका मतलब रेडियन में π/2 है, डिग्री में 90 डिग्री है, हर एक डिवाइस में 90-90 डिग्री डिवाइडेड है, बट हम टाइम वाइज लिख रहे हैं इसलिए t/4 में बोल रहा हूं।
तो हर डिवाइस का जो कंडक्शन टाइम है T/4 है। इसका मतलब है अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्स है, अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ऐसा लिख देता हूँ कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्स है तो पता टाइम पीरियड ऑफ स्विचिंग कितना होता है 1/50, तो 20 मिली सेकेंड होता है। इसका मतलब कंडक्शन टाइम कितना होगा TC स्टार ऑफ एवरी डिवाइस T/4 होता है। इसका मतलब 5 मिली सेकेंड होगा हर एक डिवाइस का कंडक्शन टाइम। अगर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो कंडक्शन टाइम ऑफ एवरी डिवाइस विल बी 5 मिली सेकेंड, बिकॉज ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ स्विचिंग इज 20 मिली सेकेंड। ये गुड पॉइंट होता है, हर एक डिवाइस T/4 के लिए कंडक्ट करने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी हम बात भी की है। मैं बोला कि देखो अब आपके पास जो ट्रेंगुलर वेवफॉर्म है, एक स्क्वायर मतलब एक सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर वेवफॉर्म, ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे कि पीक वैल्यू कितना है। तो हमेशा हमको सोचना पड़ता है कि कोई हमसे जब क्वेश्चन कर रहा है तो वो पीक वैल्यू पूछ रहा है कि पीक टू पीक रिपल करंट पूछ रहा है। अगर कोई हमसे पीक वैल्यू पूछ रहा है तब तो Vs/8fl है, लेकिन पीक टू पीक रिपल करंट पूछ रहे हैं उसका मतलब है कि Vs/4fl है। ये मॉड 1 था। अब हम पूरा तो मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अगर मैं से बोला जाए कि एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म है, एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म है, इसके बारे में एक एवरेज वैल्यू कितना होता है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये I0 ये IL। स्टडी स्टेट वेवफॉर्म बना रहा हूँ, फिर मैं डॉटेड लाइन जब बनाने की जरूरत नहीं है। स्टडी स्टेट वेवफॉर्म जब हम ऐसा बनाते हैं तो डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर वेवफॉर्म, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T दिस, ये D1 ऑन, ये S1 ऑन, ये D2 ऑन और ये S2 ऑन, ये स्टाइल। ये अगर मैं बोलूं कि देखो इसका पीक वैल्यू कितना है, जितना है कि Vs/8fl, ये सही है। ये कितना है -Vs/8fl, ये भी सही है। पीक टू पीक रिपल करंट कितना है, पीक टू पीक रिपल इंडक्टर या लोड करंट कितना है Vs/4fl। ये सब डिवाइस का कंडक्शन भी हमको पता है। अब अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का अगर एक सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर वेवफॉर्म है तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट इक्वल टू 0, बिकॉज एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया, तो एवरेज वैल्यू 0। अगर मेरे को RMS वैल्यू चाहिए किसी भी सिमेट्रिकल ट्रेंगुलर वेवफॉर्म का तो A/√3 होता है, इधर RMS वैल्यू, ये आप पता होना चाहिए आपको। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो आप या कहीं ना कहीं मैं सॉल्व भी किया होगा। अगर आपको पावर टाइम्स पूरा पढ़ चुके हो तो मैं रेक्टिफायर में एक आधी जगह सॉल्व भी किया होगा, अगर आप गुड आइडिया रखते हो। तो RMS वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर वेवफॉर्म इज A/√3 वेयर A इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू Vs/8fl है। इसका मतलब ये हो गया कि Vs/8fl डिवाइड बाई √3 इज द RMS वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट करंट। तो कल अगर कोई मेरे से पूछ दे कि लोड करंट का RMS वैल्यू कितना होगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इंडक्टेंस की वैल्यू दे देंगे, Vs दे देंगे वो लोग, और √3 से आपको डिवाइड करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि RMS वैल्यू ऑफ द लोड करंट या इंडक्टर करंट बिकॉज ए ट्रेंगुलर वेवफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज स्क्वायर वेवफॉर्म। तो हम एक स्क्वायर वेवफॉर्म इन्वर्टर पढ़ रहे हैं जहां पे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म एक स्क्वायर वेवफॉर्म बनता है। आउटपुट करंट डिपेंड करता है कि लोड का बिहेवियर क्या है। इफ लोड इज प्योरली इंडक्टिव दैट मींस द आउटपुट करंट विल बी द ट्रेंगुलर वेवफॉर्म। देखो ट्रेंगुलर वेवफॉर्म बन गया, स्ट्रेट लाइन, रैम्प सिग्नल बन गया। एवरेज वैल्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं था और RMS वैल्यू आप लिख दिए। तो वर्किंग वाइज क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं कि जब आपके पास S1 ऑन होगा तो ये फिगर बनेगा, this one इधर मॉड 1 T/4 से लेकर T/2 तक। फिर अगर मैं बोलूं कि ठीक है अगर ये आपके पास हो गया तब ये एनर्जी स्टोर कर लिया, इसका मतलब सबसे पहली बार अगर आप दोगे S1 से एनर्जी स्टोर कर लो, ये यहाँ पे S1 से एनर्जी स्टोर कर लो, अब एनर्जी को रिलीज करना है। तो एनर्जी को जब मेरे को रिलीज करना है तो हमको क्लियर होना चाहिए कि S1 के बाद जो होगा, क्योंकि अब आपके पास जो होगा S1 जैसे ही आपके पास ऑफ हुआ तो इसको हम फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी से S1 को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर मैं थायरिस्टर यूज कर रहा हूँ तो ऑफ करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो हम कम्यूटेशन टेक्निक से हमारा जो मेन डिवाइस है उसको ऑफ कर देते हैं, वो नहीं दिखाना होता है हमको। फिर आपका D2 ऑन होगा, और जब D2 ऑन होगा तो आपके पास हमको क्लियर रहना चाहिए कि देखो ये S1 ऑन है और S1 के बाद D2 ऑन है, बिकॉज S1 ऑन होने के बाद आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गया और आउटपुट जो करंट है डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। आउटपुट जो करंट है वो डिक्रीजिंग है, देखो लीनियरली डिस्चार्ज है, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। इसका मतलब है S1 जो एनर्जी स्टोर करेगा इसकी एनर्जी रिलीज होगी D2 के थ्रू। कई बार लोग सोचते हैं कि S1 जो एनर्जी स्टोर करेगा उसकी एनर्जी D1 के थ्रू रिलीज होगी, गलत सोचते हैं लोग। S1 की जो एनर्जी होगी जो स्टोर किया इंडक्टर वो D2 के थ्रू रिलीज होगा। फिर आपके पास S2 के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा वो D1 के कारण D1 के थ्रू एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ S1 और D2 एक पेयर बन सकते हैं। S1 एनर्जी स्टोर करने का काम किया मेन स्विच के थ्रू, S1 के थ्रू हम इंडक्टर एनर्जी स्टोर किया और D2 के थ्रू उस जो एनर्जी को स्टोर किया तो उसको रिलीज किया। इसका मतलब है कि अगर मैं S1 को पहला नंबर दे रहा हूँ ये एनर्जी स्टोर कर रहा है तो D2 जो होगा ये आपके पास सेकंड नंबर है जिसमें एनर्जी रिलीज होगा।
फिर S2 को अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी स्टोर करेंगे S2 के थ्रू, तो फिर D1 के थ्रू एनर्जी रिलीज करेंगे। ये है गुड कंसेप्ट कि जो मेन स्विच के थ्रू जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है D2 के थ्रू रिलीज कर रहा है, S2 के थ्रू जो मेन इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, जब V0 और I0 दोनों नेगेटिव थे, इसके थ्रू जो एनर्जी स्टोर कर रहा था इसके थ्रू रिलीज किया। तो S2 का एनर्जी रिलीज करने के लिए D1 का पाथ है, S1 का एनर्जी रिलीज करने के लिए D2 का पाथ है। तो समझ गए कई लोग क्या सोचते हैं S1 का एनर्जी स्टोर होकर यहाँ से रिलीज होगा, S2 का एनर्जी स्टोर होकर यहाँ से रिलीज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुड कंसेप्ट है, इसलिए मैं वर्किंग में गया, गुड फॉर्म में रखा कि क्या क्या होगा, पावर डिलीवर कब होता है, पावर एब्जॉर्ब कब होता है, और कुछ रिजल्ट के साथ कि देखो आपके पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में एवरेज और आरएमएस वैल्यू की बात हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक डिवाइस का जो कंडक्शन एंगल होता है वो कितना होता है, T/4 होता है भाई, T/4 सेकंड टाइम में, रेडियन में π/2 रेडियन, और डिग्री में 90 डिग्री। हर एक डिवाइस 90 डिग्री कंडक्ट कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जब रजिस्ट्री लोड था तो ये जो एंटी पैरेलल डायोड था, एनर्जी रिलीज करने के लिए कोई रिटर्न पाथ चाहिए नहीं था, तो एक फीडबैक डायोड का कोई यूज नहीं था। लेकिन अभी फीडबैक डायोड का काम क्या है, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको रिलीज करना, फिर एनर्जी स्टोर करना। जब आप बोलते हो ना कि S1 ऑन है और S1 से एनर्जी स्टोर कर लिए, जब D2 से एनर्जी रिलीज करने की बारी आती तो S1 को हम ऑफ कर देते। S1 नेचुरली ऑफ नहीं होगा, S1 को फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी के थ्रू किसी एक स्विच को हम ऑफ करते, फिर D2 ऑन हुआ, फिर D2 ऑन होने के बाद जब आप S2 को ऑन करते हो तो फिर ये आपके पास तो ऑफ हो गया। इसके बाद जब ये ऑन होगा तो फिर इसको फिर से फोर्स कम्यूटेशन सर्किटरी के थ्रू ऑफ करेंगे, फिर D1 ऑन होगा। ऐसा करके सर्किटरी होता है। तो मेरे को लगता है कि आपके पास गुड आइडिया हुआ होगा। जैसे मैं बताया, मैं 90 डिग्री की बात किया, 90 को T/4 से रिलेट किया, फिर मैं बोला स्टार्टिंग वर्किंग, जब पहली बार वर्किंग चालू हुआ होगा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, डॉटेड लाइन दिया था T/4 के पहले। वर्किंग में सबसे पहली बार S1 ऑन हुआ, फिर ऐसा चलते गया चलते गया चलते गया। अब तो कंटिन्यूस वेवफॉर्म बनते जाएंगे। तो स्टडी स्टेट पे हम वो वेवफॉर्म बनाते हैं जिसमें डॉटेड लाइन नहीं होता है। तो ये स्टडी स्टेट वेवफॉर्म, इसको बोल्ड कर दिया कि ठीक है, T के बाद तो D1 ही दिख रहा है ना। मैं बोलूँगा कि पहला वाला टाइम पीरियड वर्किंग में जाने दो, यहाँ से लोग स्टार्ट करेंगे तो पहला D1 आएगा और D1, फिर आएगा आपके पास S1, फिर D2 S2, D1 S1 D2 S2। इसलिए कई बार जब स्विचिंग का जब ऑपरेशन पूछा जाता है कि इसका ऑर्डरिंग क्या है, तो स्टडी स्टेट पे इसका ऑर्डरिंग ये होता है D1 S1 D2 S2, ये स्टडी स्टेट बोल देते हैं अपन। वैसे तो पहली बार जब वर्क किया था तो S1 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। तो गुड फॉर्म में मेरे को इसका आरएमएस वैल्यू चाहिए था, एवरेज वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं था, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है लीनियरली चार्ज होके, इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है लीनियरली डिस्चार्ज होके। तो हमारा नेटवर्क का कंसेप्ट काम आ गया कि जब इंडक्टर वोल्टेज पॉजिटिव होता है और कांस्टेंट होता है तो इंडक्टर लीनियरली चार्ज होता है, जब इंडक्टर वोल्टेज नेगेटिव और कांस्टेंट होता है तो इंडक्टर लीनियरली डिस्चार्ज होता है।